गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस में बैलेंस करने के लिए सीखेंगे कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस है तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो जनरली रेडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग दो तरह से बैलेंस करते हैं। तो स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस का मतलब तो सभी लोग जानते हैं ना, कि कोई भी रिएक्शंस में कोई एक एलिमेंट है सो ऑक्सीडाइज्ड होता है तो दूसरा एलिमेंट है सो रिड्यूस्ड होता है। उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हो गया बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस को जनरली हम लोग दो तरह से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए कि फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस टू मेथड्स आर जनरली एडॉप्टेड। सबसे पहला मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। सेकेंड को क्या बोलेंगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। अब स्टार्ट हम लोग करेंगे कि सबसे पहले सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फर्स्ट में आप लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले इसका रूल्स लिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखिए डिसाइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद होगा क्या, जैसे ही आप हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और जो रिड्यूस्ड होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आपको है सो डिसाइड करना होगा कि कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे डिसाइड करेंगे? तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब आप कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां पे रिडक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिस एलिमेंट का रिडक्शन होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे डिसाइड करेंगे? यानी कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि रिएक्शंस को दो हाफ रिएक्शन में लिख देना। अब ये दो हाफ रिएक्शन क्या होता है? तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप बोलते ही क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शंस वो हाफ रिएक्शंस कहलाया, और रिडक्शन जो है रिएक्शंस वो हाफ रिएक्शंस कहलाया। दोनों को जब आप मिला देते हैं तब आप लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। नहीं तो या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ? रेडॉक्स रिएक्शन। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि राइट टू हाफ रिएक्शंस। अब ये टू हाफ रिएक्शंस क्या क्या हो गया? तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी कि जो ऑक्सीडेशन होगा उसको अलग लिखना है और रिडक्शन जो होगा उसको हम लोग अलग लिखेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब स्टेप थर्ड में आइए। स्टेप थर्ड में क्या कहता है कि इन ईच हाफ रिएक्शन बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट
इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को अलग करते हैं, तब आप देखिए कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है? अगर सेम नहीं है तो आपको पहले सेम करना होगा। ठीक उसी तरह से जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, आप उसको देखिए कि क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है। अगर सेम नहीं है तो उसको आपको सेम करना होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में कह रहा है कि दोनों हाफ रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस में आप देखिए कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो उसको सेम कीजिए। अब वो सेम कैसे करेंगे? तो जितना कम होगा उतना से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रही बात? जैसे इसको एक एग्जांपल से आप समझिए। यहां पर C2O4 2 माइनस है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? CO2 में। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखिए सभी लोगों को पता हो गया होगा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। लेकिन अब x मान करके यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताए थे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। कितना ऑक्सीजन है? 4। तो कितना हो गया? -8। राइट साइड जाएगा तो +8, और वो किसके बराबर होता है? -2 के बराबर। तो +8 और -2 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? +6, और अपॉन 2 करेंगे तो +3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जिस स्टूडेंट को डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है तो अभी आप स्टार्टिंग में रफ में आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि कार्बन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कार्बन कितना है? 2। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन आइटम कितना है? 4। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, और ये किसके बराबर होगा? चार्ज के बराबर होगा। अब यहां पे जब आप करेंगे तो 2x हो गया, 4 इंटू -2 -8 हो गया इक्वल टू -2। अब यहां पे क्या हो गया? 2x इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो 8 -2। अब यहां पे 2x इक्वल टू हो गया 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिख दिए, तो आप है सो इस मेथड से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ऐसे तो कैसे हम निकालते हैं ये आपको बता भी देते हैं, लेकिन हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो जिसको नहीं समझ में आता है कि डायरेक्ट कैसे हुआ, तो आप इस तरह से रफ में करके निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे फिर पूछा जाए कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। 2 ऑक्सीजन है तो -4, राइट साइड चला जाएगा तो +4। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। फिर उसके बाद अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर वो क्या करेंगे? इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे। ऑक्सीजन का होता है -2। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, और ये न्यूट्रल मोलेक्यूल है तो ये किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, अब यहां पे जब आप कीजिएगा तो ये -4 राइट साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +4। अब आप देखिए +3 से +4 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछें कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो अभी आपको क्या बताया गया? पहले भी बता चुके हैं यहाँ पर कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब आपको क्या रूल बताया गया कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन 2 एटम है और यहाँ पे कार्बन है सो क्या हो गया? 1 एटम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कार्बन को 2 एटम करना पड़ेगा। तो 2 एटम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है
जो नया नया केमिस्ट्री सीखते हैं, अब वहां पे नंबर ऑफ एटम सेव करना है, तब वो क्या करेंगे, 2 यहां लगा देंगे। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे 2 क्यों लगाया जी, तो सर यहाँ पर 2 था ना नीचे में, तो यहाँ पर भी 2 हम भी लगा दिए। ऐसा नहीं होता है। आप तो CO2 का एक नया एक कंपाउंड ही बना दिया, जो कि इस तरह का कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी नंबर ऑफ एटम अगर आपको बैलेंस करना है ना, तो कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होता है। कहां मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट में। यानी कि यहां पर देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 इंटू एटोमिसिटी, और यहां पर क्या है 1 इंटू कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट इंटू एटोमिसिटी। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 किए, यहाँ पे 1 इंटू 2 किए, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी एटम को अगर बैलेंस करना होता है तो उसके हम लोग कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। तो ये बात सबको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो डायरेक्ट आप सब लोग निकालने के लिए जान चुके हैं। डायरेक्ट कितना होगा, आप ही लोग बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 दूना 8, राइट साइड चला गया तो +8 और -1 +7, यानी कि यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7। फिर उसके बाद फिर बता दे रहे हैं, अगर किसी बच्चा को नहीं समझ में आया कि सर डायरेक्ट कैसे कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू -2, और किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -1। ये सब अगर नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो जाकर के देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू अगर आपसे पूछा जाए तो ये राइट साइड चला जाएगा, तो +8 -1 यानी कि +7। तो कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर, सभी लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो चार्ज के इक्वल होगा तो +2। अब यहाँ पर देखिए +7 से +2 में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि क्या जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल है, तो यहां पर भी एक मैग्नीज है, यहां पर भी एक मैग्नीज है, यानी कि रिएक्टेंट में भी एक मैग्नीज है, प्रोडक्ट में भी एक मैग्नीज है, तो यहां पे कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए C2O4 2- और MnO4- में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तब आप क्या बताइएगा। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि आप कह सकते हैं कि C2O4 2- जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, और MnO4- है सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान रखिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके बाद स्टेप 4 में देखिए, स्टेप 4 में क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन द हाफ रिएक्शंस बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके बाद आपको क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उसके बेसिस पे आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में एक में आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और दूसरे में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो दोनों में आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए स्टेप 5 में हम लोग देखते हैं। स्टेप 5 में क्या कहता है, इक्वेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन टू हाफ रिएक्शंस। अभी आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। अब इसके बाद क्या करना है
कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। अब कैसे फिर इक्वल करेंगे, तो जो सुटेबल नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि इक्वेटिंग, इक्वेटिंग का मतलब हुआ इक्वल। तो कहता है इक्वेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन टू हाफ रिएक्शंस। तो टू हाफ रिएक्शंस का मतलब क्या समझते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर क्या कह रहा है कि फॉर दिस multiply the half reaction by appropriate factor to ensure that the number of electron loss in oxidation half reaction is equal to the number of electrons gain in reduction half reaction and finally add two half reaction together। आपको क्या कहा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन ऑफ रिएक्शन, दोनों को एप्रोप्रिएट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर करके इक्वल कर दीजिए और उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड कब करना है, जब आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, स्टेप 4 में कह रहा है कि नाउ कंपेयर दिस बैलेंस इक्वेशन विथ ओरिजिनल अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपको क्या कह रहा है कि जो बैलेंस आप इक्वेशन किए हैं उसको ओरिजिनल अनबैलेंस्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। अब कंपेयर करेंगे तो क्या करना होगा, कहता है नोटिस दैट वेयर एज द गिवन इक्वेशन इज मोलिकुलर इक्वेशन और एन आयनिक इक्वेशन। अब आपको फिर देखना होगा कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो मोलिकुलर इक्वेशन है कि आयनिक इक्वेशन है। अगर मोलिकुलर इक्वेशन होगा तब हम लोग को क्या करना होगा, आयनिक इक्वेशन अगर दिया हुआ होगा तब हम लोगों को क्या करना होगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अगर मोलिकुलर इक्वेशन है तब हम लोगों को क्या करना है। कहता है कि फाइनली टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। अगर अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे और कब करेंगे। मोलिकुलर अगर इक्वेशन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या कह रहा है कि ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। आपको नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स यानी कि H2O को ऐड करना है। किधर ऐड करना है, तो जिधर आपका ऑक्सीजन डिफिशिएंट होगा यानी कि जिधर ऑक्सीजन आपका कम होगा उधर हम लोग क्या करेंगे, वाटर मोलिक्यूल को ऐड करेंगे। कहता है कि मोलिक्यूल्स टू द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम। और जब इस तरह से आप करेंगे तो देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है सो बैलेंस हो गया। अब कोई बच्चा सवाल करेगा कि सर अगर नहीं बैलेंस हुआ तो इसका मतलब है कि आप पीछे कहीं ना कहीं गलती किए हैं। यहां पर ये क्वेश्चन नहीं अराइज होगा कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये तो वाली यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा। आप फिर पीछे बैक होकर के देखिए कि आपसे कहां पे गलती हुआ है। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे फिर कह रहा है कि दे विल बी इक्वल ऑन बोथ साइड। जब आप इस तरह से करेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका आयनिक इक्वेशन रहेगा तब हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तो आयनिक इक्वेशन में आप फिर देखिए चार्ज, पहले आप लिख लीजिए। कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम चार्ज नीड्स टू बी बैलेंस्ड। अगर आपका आयनिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका आयनिक इक्वेशन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के पहले आप चार्ज देख लीजिए कि दोनों तरफ है सो चार्ज आपका बैलेंस है कि नहीं है। और अगर चार्ज दोनों तरफ बैलेंस है तो वो डिपेंड करेगा कि मीडियम पे, किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे, कि रिएक्शंस जो है एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है कि बेसिक मीडियम में दिया हुआ है। तो पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख लीजिए कि इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच द रेडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो रिएक्शंस दिया हुआ है अगर वो आयनिक इक्वेशन है तब वहां पे आपको देखना होगा कि किस मीडियम का है, एसिडिक मीडियम का है कि बेसिक मीडियम का है। इसको पहले नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपका एसिडिक मीडियम में है तब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो कहता है कि टोटल काउंट टोटल चार्ज ऑन बोथ साइड्स।
सबसे पहले आपको क्या बोले कि चार्ज को आप बैलेंस करना है, ठीक है। फिर कहता है कि एंड बैलेंस इट बाय एडिंग H प्लस आयंस टू द रिक्वायर्ड साइड। अब देखिए क्या कह रहा है, चार्ज जब आप बैलेंस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, चार्ज जब आप बैलेंस करेंगे तो कहता है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज कम है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिधर डिफिशिएंट है उधर आप H प्लस ऐड कर दीजिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या कह रहा है कि दैट इज टू द साइड डिफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज, जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज कम होगा उधर क्या करना है, H प्लस ऐड करना है। कब करना है, जब आपका मीडियम एसिडिक होगा। और उसके बाद जिधर ऑक्सीजन आपका घटेगा, कहता है कि फाइनली ऐड इनफ वाटर मोलिक्यूल टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम टू द रिक्वायर्ड साइड। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद आपको कह रहा है कि वाटर मोलिक्यूल आप ऐड कीजिए जिधर आपका ऑक्सीजन आपका कम हो रहा है। तो फिर देखिएगा क्या कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गया। ठीक उसी तरह से केस सेकेंड में क्या कह रहा है कि अगर मीडियम बेसिक है तो एसिडिक और बेसिक में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब एसिडिक रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका एसिडिक रहेगा तो जिधर पॉजिटिव चार्ज डिफिशिएंट होगा उधर H प्लस ऐड होगा, और बेसिक मीडियम में जिधर निगेटिव चार्ज कम होगा उधर OH माइनस ऐड होगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए कि काउंट टोटल चार्ज ऑन बोथ साइड। सबसे पहले टोटल चार्ज को आप काउंट कीजिए, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड बैलेंस इट बाय एडिंग OH माइनस आयन। OH माइनस आयन ऐड करना है किधर, जिधर आपका निगेटिव चार्ज डिफिशिएंट होगा, यानी कि जिधर निगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना OH माइनस है, सो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर वही चीज कह रहा है कि टू द साइड डिफिशिएंट इन निगेटिव चार्ज, और उसके बाद फिर क्या करना है कि फाइनली ऐड इनफ वाटर मोलिक्यूल टू द एप्रोप्रिएट साइड टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, वाटर मोलिक्यूल ऐड कर देना। तो जब वाटर मोलिक्यूल आप ऐड कीजिएगा तब क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस्ड हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। तो यही आपका कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस अगर है दिया हुआ और आपको कहा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप बैलेंस कीजिए। देखिए बहुत सारे रिएक्शंस में ना दिया हुआ रहता है कि आप इस मेथड से बैलेंस कीजिए, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बैलेंस कीजिए या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कीजिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो आसान लगेगा, अगर आपको लगता है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ज्यादा आसान लगता है तो आप उसी मेथड से बैलेंस कीजिए। अगर किसी बच्चा को लगेगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मेरे को ज्यादा आसान लगता है तो आप उस मेथड से बैलेंस कीजिए। लेकिन जहां पे लिखा हुआ रहेगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कीजिए तो फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस करना होगा। तो यही आपका रूल था। एक और इंपॉर्टेंट बात, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। नोट करके क्या लिखिएगा कि ध्यान में ये रखना है कि जब आपका मीडियम एसिडिक होगा तो H प्लस और H2O यूज करेंगे, और जब मीडियम बेसिक होगा तो OH माइनस और H2O यूज करेंगे। और उसी से मीडियम भी पता चलता है। अगर किसी रिएक्शंस में H प्लस है तो समझ जाइएगा कोई एसिडिक मीडियम का है, और OH माइनस है तो समझ जाइएगा कि बेसिक मीडियम का है। तो इसको आप एक नोट करके लिख लीजिए कि टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन एसिडिक मीडियम ओनली H प्लस and H2O should be used, but in basic medium, अगर आपका बेसिक मीडियम में है तब हम लोग क्या यूज करेंगे, only OH minus and H2O should be used। अब इसके बाद रूल आपका बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो जितना रूल आपको लिखाए हैं सारा रूल कैसे फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिखाते जाएंगे। फिर इसी में आपको क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे। आप विद इन मतलब क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट के अंदर आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको सिखाना है तो डिटेल में हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बैलेंस करना होगा। सबसे पहला काम आपको क्या बताए, कॉपी में देख करके बताइए, आपके कॉपी में लिखा हुआ। सबसे पहला काम आपको बताए कि
जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। यही बताया गया ना, यानी कि सबसे पहला जो काम है कि डिसाइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। आपको भी अभी कॉपी में ये लिखना है, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप बाद में कॉपी पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगा, इसीलिए इस तरह से लिखा दिया जाता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि डिसाइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सबसे पहला काम क्या करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, और उसके बाद डिसाइड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब देखिए फिर से ये रिएक्शंस को यहाँ पे लिख दिया गया, आप लोग को भी नोट करना है। अब आप लोग से पूछा जाए कि अच्छा बताइए यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे पिकअप हम पकड़ेंगे। कहीं पे किसी को अगर दिक्कत होता है तो ये पिछला जो रूल आपको लिखा है ना वो जाकर के देखिए। क्यों पोटेशियम, अब पोटेशियम का आपको पता है कि ऑलवेज +1 होता है, नहीं अल्कली मेटल फर्स्ट ए का जो एलिमेंट है, तो ये सब अब यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +1 हो गया। किसी बच्चा को अभी भी दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो जिनको डायरेक्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कीजिए लिख के कीजिए कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मानिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक एग्जाम्पल में अगर लिख लिख के निकालेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे एक हम बता दे रहे हैं, जैसे अब आप ना प्रैक्टिस कीजिए डायरेक्ट निकालने का कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 4 दूना 8 में से 1 चला गया +7, कितना आसानी से निकल गया। लेकिन सारे बच्चे फिर वही बात कि एक जैसे होते नहीं है, कितना लोग को नहीं समझ में आता होगा कि कहां से +7 आ गया। तो आप हड़बड़ाना नहीं है, कॉपी पे क्या कीजिए कि जिसका ऑक्सीडेशन, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं +1 होता है। मैग्नीज का आपको निकालना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं -2, कितना ऑक्सीजन 4, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये 1 हो गया +x हो गया और -8 हो गया इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू बताइए तो 8 इधर आएगा तो प्लस हो गया और 1 इधर आएगा तो माइनस हो गया +7। अब बताइए कि इस तरह से अगर हम कर करके निकालना अभी चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बार बार शुरू से ही बताया जा रहा है कि अब प्रैक्टिस करना, देखना और डायरेक्ट है सो ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। और किन्हीं को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए मैग्नीज का, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +7 हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया -2। फिर यहाँ पे देखिए पोटेशियम का कितना होगा तो +1, कार्बन का कितना होगा तो देखिए 4 दूना 8 में से 2 चला गया 6, अब बटा 2 कितना हो गया +3। ऑक्सीजन का कितना होगा -2। यहां पर देखिए H2SO4 में आप किसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते हैं, सल्फर का, तो सल्फर का आप x मान लीजिए। हाइड्रोजन का आप जानते हैं कितना होता है, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का कितना -2, तो देखिए तो 4 दूना 8 में से 2 चला गया तो 6 बचा, यानी कि सल्फर का +6 ऑक्सीजन का -2। प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में MnSO4 है, मैग्नीज का आपको नहीं पता है तो सल्फर का आपको पता है ना, ऑक्सीजन का तो आपको पता है ना, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 में से 6 चला गया तो +2, सल्फर का कितना +6, ऑक्सीजन का कितना -2, कार्बन का फिर कितना +4, ऑक्सीजन का कितना -2, यहां पर पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का कितना -2, तो 4 दूना 8 में से 2 चला गया, यहां भी सल्फर +6 है और ऑक्सीजन -2 है। ये तो पहला काम हुआ। हम लोग क्या किए, हम लोग हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब निकाल करके क्या करेंगे, देखेंगे कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां पे रिडक्शन हो रहा है।
अब आप लोग बताइए कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। या अगर हम आपसे सवाल करें कि देखिए पोटेशियम +1 कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का हर जगह देखिए -2 कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का +1 दोनों साइड कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सल्फर का +6 कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चेंजिंग किसका हो रहा है? मैग्नीज का और कार्बन का। मैग्नीज का अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप क्या देख रहे हैं, मैग्नीज है सो +7 से +2 में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और जब रिडक्शन हो रहा है तो इस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक उसी तरह से कार्बन +3 से कहां चला गया? +4 के स्टेट में आ गया, +3 से +4 के स्टेट में आ गया। नहीं, तब हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि कार्बन का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है? तो एक नोट करके आप लिख लीजिए। नोट क्या लिखना है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है। जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको कॉपी में भी आपको लिखना है ताकि हर पॉइंट आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो क्या लिखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स आर सेम ऑन बोथ साइड। डिफरेंट कहां पे हुआ? तो डिफरेंट मैग्नीज और कार्बन में हुआ। तो फुल स्टॉप के बाद फिर लिखिए कि दिस इज डन बाय ओरल इंस्पेक्शन, वी विल कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज एंड कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड। यहां पे चेंज किसका हो रहा है? मैग्नीज और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? चलिए, ये तो हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस किए। दूसरा पॉइंट में आपको क्या बताए थे? सेकेंड पॉइंट में आपको बताए थे कि इस पूरे रिएक्शंस को दो रिएक्शंस में आप अलग अलग कीजिए। और दो रिएक्शंस कौन कौन होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। ये यहां तक पहले से आपको लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां से स्टार्ट करना है। राइट 2 हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी कि सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया था कि पूरे रिएक्शंस को दो हाफ रिएक्शंस यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में लिखना है। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन कार्बन का हो रहा है, यानी कि K2C2O4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। K2C2O4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +3। यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। अब आप ये बताइए कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? जल्दी बताइए हाँ या ना। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट? तो यहां पे आप देखिए कार्बन कितना है? 2 एटम है। और यहां पे कार्बन कितना एटम है? 1 एटम है। तो अभी आपको क्या बताए थे? अभी आपको बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है उसका दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको ऑक्सीडेशन क्यों कहा जा रहा है। ठीक उसी तरह से रिडक्शन किसका हो रहा है? KMnO4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? MnSO4 में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि KMnO4 किसमें कन्वर्ट हो गया? MnSO4 में। अब यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 दूना 8 में से 1 चला गया +7, और यहां पे 4 दूना 8 में से 6 चला गया +2। अब देखिए +7 से +2 में आया और रिडक्शन हुआ। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीज
रिएक्टेंट साइड भी एक ही एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही एलिमेंट है, तो यहां पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ सेम है। तो इसमें भी आप ब्रैकेट में आप लिख लीजिए डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या बताए थे, इसके बाद आपको बताए थे कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज होता है उसके बेसिस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हुआ इसके बेसिस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिए कि डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि सर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, नहीं, यहां पर जो +3 से +4 गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो है पर एटम होता है, तो एक एटम के लिए +3 से +4 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 2 एटम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। जल्दीबाजी में मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। उनसे अगर पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो 1 सर, नहीं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम होता है, यानी कि एक एटम है सो लॉस कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, तो 2 एटम, कार्बन का 2 एटम है तो 2 एटम कितना का लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। यानी कि देखिए K2C2O4 है, किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 में। समझ में आ रहा है बात। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे +2 इलेक्ट्रॉन। इसको है सो इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप लोग बताइए कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो +7 से +2 में आया, कितना का डिफरेंसेज आया, +5 का, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है सो गेन किया है। क्यों, क्योंकि मैग्नीज तो एक ही एटम है। तो यहां पर सेकेंड में क्या लिखेंगे कि KMnO4 किसमें कन्वर्ट हुआ था, MnSO4, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे +5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बताए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल कीजिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको इक्वल करना है। कैसे इक्वल करेंगे, अब आप देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन है सो लॉस कितना हुआ, 2 का, और इलेक्ट्रॉन गेन कितना किया, 5 का। अब दोनों को इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे, आप ही लोग बताइए कैसे करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 5 करेंगे तो 10 हो गया, और 5 × 2 करेंगे तब भी 10 होगा। तब इसका मतलब ये हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इक्वल हो जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए यहां तक। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए अभी ऊपर वाला यहां से हटा दिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये पहले आपका नोट किया हुआ था, यहां से नोट कर। अब यहां पे आपको क्या बताया गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे लिखेंगे कि ऑपरेट इक्वेशन 1 × 5 +2 × 2, मतलब इक्वेशन 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे में मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब सारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ही लोग बताइए, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5K2C2O4, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10CO2, और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +10 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से इक्वेशन 2 में 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 2KMnO4, ठीक है। और इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MnSO4 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या बताए थे, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको हटा देते हैं।
दोनों को ऐड कब करना है? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इक्वल कर दीजिए। दोनों को ऐड कब करना है? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप इक्वल कर दीजिए। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना। तो इसको राइट साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस कैंसिल। अब यहां पे आपका बचा कितना? तो बचा आपका 5K2C2O4 प्लस रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड लिखेंगे तो प्लस 2KMnO4 यहां पे हो गया, और इधर आपका क्या हो गया? 10CO2, और इधर फिर क्या हो गया? 2MnOSO4। नहीं, इधर क्या हो गया? प्लस 2MnSO4। अब देखिए, अभी आपका है सो ये बैलेंस नहीं हुआ है। लास्ट पॉइंट में आपको क्या लिखाए थे? लास्ट पॉइंट में आपको लिखाए थे कि ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि चार्ज देखना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं। तो इसमें तो चार्ज आपका बैलेंस हो गया। फिर आपको क्या बताए थे कि जब चार्ज बैलेंस है तो इससे कंपेयर करना है। अब उससे कंपेयर करके क्या देखना है? कंपेयर करके ये देखना है कि देखिए इधर लेफ्ट साइड आपका जो पहले आप एक लाइन लिख लीजिए यहां पे कि नाउ कंपेयर दिस बैलेंस्ड इक्वेशन विथ ओरिजिनल मोलिकुलर इक्वेशन। ठीक है, एज चार्ज इज बैलेंस्ड। चार्ज यहां पे आपका बैलेंस्ड होगा, तब क्या कर रहा है कि बैलेंस द पोटेशियम एटम ऑन बोथ साइड। चार्ज जब आपका बैलेंस हो गया तब आपको क्या करना है? पोटेशियम एटम को बैलेंस करना है। पहले आप यहां तक नोट कीजिए। तो यहां तक नोट कर लिए। अब देखिए हम सिर्फ ये लाइन को हटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप पोटेशियम को बैलेंस करेंगे तो ध्यान दीजिए 5 इंटू 2, जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 पोटेशियम, और प्लस 2 कितना हो गया? 12 पोटेशियम। ठीक है, राइट साइड देखिए तो पोटेशियम कहीं है? राइट साइड एक भी पोटेशियम नहीं है। तब ओरिजिनल इक्वेशन को देखिए, पोटेशियम के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? K2SO4। और कितना पोटेशियम लेफ्ट साइड है? लेफ्ट साइड पोटेशियम 12 है। तो अब आप बताइए कितना K2SO4 ऐड करना पड़ेगा? 6। तो यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6K2SO4 राइट साइड ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन आपका क्या हो गया? 2KMnO4 प्लस 5K2C2O4, और यहां पे आपका क्या हो गया? 10CO2 प्लस 2MnSO4, और प्लस क्या हो गया? 6K2SO4। समझ में आ रहा है सभी लोग को? यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सल्फर एटम को बैलेंस करेंगे। तो सल्फर एटम को बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए रिएक्टेंट साइड कितना सल्फर है? तो रिएक्टेंट साइड है सो एक भी सल्फर नहीं है। प्रोडक्ट साइड कितना सल्फर है? तो यहां पर आपका 2 सल्फर हो गया, और यहां पर कितना हो गया? 6 सल्फर, यानी कि टोटल कितना हो गया? 8। तो राइट साइड है सो यानी कि प्रोडक्ट में आपका 8 सल्फर है, और रिएक्टेंट साइड एक भी सल्फर नहीं है। अब ओरिजिनल इक्वेशन को देखिए। सल्फर के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? H2SO4। कितना सल्फर चाहिए? 8। तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड 8 H2SO4 ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखिए कि नाउ टू बैलेंस सल्फर एटम्स ऑन बोथ साइड। सल्फर एटम को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 8 H2SO4 ऐड करना पड़ेगा। अब 8 H2SO4 जब आप ऐड करेंगे तो देखिए तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5K2C2O4 प्लस 2KMnO4, और यहां पर क्या हो गया? 8 H2SO4 आप ऐड कर रहे हैं तो प्लस 8 H2SO4, और क्या हो जाएगा? 10CO2 प्लस 2MnSO4 और प्लस 6K2SO4। तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस्ड हो गया। अब बचा कौन? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आपको क्या बताए थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले आप क्या कीजिए? ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए।
और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना ऑक्सीजन जिधर डिफिशिएंट है, यानी कि जितना ऑक्सीजन का जिधर कमी है उतना H2O मोलेकुल ऐड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन को जब आप काउंटिंग कीजिएगा तो देखिए तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो गया 20, नहीं यहाँ पे 5 इंटू 4 20, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया 8, नहीं, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया 32, ठीक है, तो कितना टोटल ऑक्सीजन हो गया 60। लेफ्ट साइड आपका 60 ऑक्सीजन है। अब आते हैं राइट साइड। राइट साइड में देखिए यहाँ पे 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है 8, और यहाँ पर कितना है 24, नहीं, आप इसको ऐड कीजिएगा तो 8 4 12 हो गया, और यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 52। तो राइट लेफ्ट साइड आपका 60 है ऑक्सीजन और राइट साइड आपका 52 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन का कमी है, कितना ऑक्सीजन डिफिशिएंट है, तो 8 ऑक्सीजन डिफिशिएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड 8 H2O ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, राइट साइड 8 H2O ऐड कर देंगे। तो फाइनल जो इक्वेशन हुआ यहां पे लिख लीजिएगा कि फाइनली ऐड 8 H2O ऑन द राइट साइड टू द बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। आपको क्या बताए थे कि ऑक्सीजन को जब बैलेंस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो जाएगा, और अगर नहीं बैलेंस होता है तो इसका मतलब है कि ऊपर कहीं आप गलती किए हैं, आप जाकर के चेक कीजिए। तो फाइनल जो इक्वेशन मेरा बैलेंस हो क्या आया, वो क्या आया 5K2C2O4 प्लस 2KMnO4 प्लस 8H2SO4। अब यहाँ पे क्या हो गया 10CO2 प्लस 2MnSO4 प्लस 6K2SO4 प्लस 8H2O। ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, सो क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। नोट कर लीजिए इसको। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में क्या बोले थे, शॉर्टकट मेथड। तो जो बच्चा स्मार्ट होता है वो शॉर्टकट मेथड अपनाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस तरह से इसलिए लिखा दिया गया कि कभी भी आप कॉपी पढ़िएगा ना तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। अब ये शॉर्टकट मेथड से हम लोग कैसे करेंगे उसको देखिए। सबसे पहला काम यहां पे आप लिख लीजिएगा सेकेंड मेथड, इक्वेशन आपका यही है। सबसे पहला काम यहां पर भी हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम का बताइए आप लोग, अब जल्दी जल्दी बताइए। पोटेशियम का +1, मैग्नीज का +7, ऑक्सीजन का -2, पोटेशियम का यहाँ पे +1, कार्बन का यहाँ पे कितना आया था, तो 4 2 8 में से 2 चला गया, 6/2 +3, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे मैग्नीज का कितना आया था, तो 4 2 8 में से 6 चला गया +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, कार्बन पोटेशियम का +1, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2। इतना तो करना ही होगा, किसी भी मेथड से आप बनाइए। अब आपको इसमें देखना है, क्या देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लस मैग्नीज जो है +7 से +2 में आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो क्या, जिसका रिडक्शन हो रहा है क्या उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो यहां पे देख रहे हैं एक ही मैग्नीज है, यहां पर भी एक ही मैग्नीज है, काम खत्म। अब हम लोग को देखना ऑक्सीडेशन। यहां पर देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से किस में चला जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो क्या जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या वह एलिमेंट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है, नहीं है। यहां पे आपका रिएक्टेंट साइड 2 कार्बन है, जबकि प्रोडक्ट साइड कितना कार्बन है, प्रोडक्ट साइड एक ही कार्बन है। तो आपको क्या बताए थे कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, सबसे पहले दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या बताए थे, यहां पे 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये पहला काम तो खत्म हो गया।
अब आप देख रहे हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको ना हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डाउनवर्ड एरो से, किसको, ऑक्सीडेशन को। और जिसका रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपवर्ड एरो से। तो यहां पे अपवर्ड एरो से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीज को, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, नहीं इसका रिडक्शन हो रहा है। अब बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है पर एटम, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे +7 से किस में चला गया, +2 में, तो कितना का डिफरेंसेज है ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए इधर आपका है सो, इधर आपका है सो +7 है और इधर आपका +2 है। ज्यादा किधर है, तो ज्यादा इधर है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो यहां पे हम कहेंगे कि ये 5 इलेक्ट्रॉन है सो गेन कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए कार्बन +3 से +4 में गया, तो कितना का चेंजिंग हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन है कितना एटम, 2 एटम। यहां पे गलती मत कीजिएगा, बार बार बोला जा रहा है। क्या यूज करेंगे, डाउनवर्ड एरो। तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या क्या करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर कर दीजिए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब बराबर करेंगे तो कैसे इक्वल करेंगे, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए दिमाग में रखिएगा, इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई किए, 2 से। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2KMnO4 हो गया। इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई किए, 5 से, तो यहां पे लिखेंगे +5K2C2O4। एरो है तो एरो दिए, अभी ये सबको नहीं देखना है, ठीक है। अब यही ना KMnO4 है सो MnSO4 में कन्वर्ट हुआ है। तो जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2MnSO4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अब यहां पर क्या है, CO2 है। तो CO2 कार्बन वाला में कितना से मल्टीप्लाई किए, 5 से। तो यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 × 2 जब आप करेंगे तो प्लस कितना हो गया, 10 CO2। बात हो गया। अब आप देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम को बैलेंस करेंगे। चार्ज तो आपका बैलेंस हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये भी इक्वल हो गया। अब हम लोग पोटेशियम को बैलेंस करेंगे। तो पोटेशियम देखिए 10 और +2 12 हो गया। इधर पोटेशियम कितना है, एक भी नहीं है। तो पोटेशियम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, K2SO4। तो कितना K2SO4 ऐड करना पड़ेगा, तो इधर कितना था, इधर आपका 12 था। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 6 K2SO4, तब ना 6 × 2 करेंगे तो 12 होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, +6 K2SO4 है सो ऐड कर देंगे। बोलिए। अब इसके बाद हम लोग सल्फर को बैलेंस करेंगे। तो सल्फर को बैलेंस देखिए, तो रिएक्टेंट साइड कितना सल्फर है, एक भी सल्फर नहीं है। और प्रोडक्ट साइड कितना सल्फर है, तो यहाँ पे 2 सल्फर हो गया और यहाँ पे 6 + 2 कितना हो गया, 8 सल्फर। सल्फर के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, H2SO4 को ऐड करना पड़ेगा। तो 8 सल्फर के लिए कितना H2SO4 ऐड कीजिएगा, तो 8 H2SO4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 8 H2SO4 ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको लास्ट में बताए थे कि ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। तो ऑक्सीजन को जब आप बैलेंस करेंगे तो कैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को देखिए बैलेंस करने के लिए यहां पर कितना ऑक्सीजन, तो यहां पे आपका टोटल 8 ऑक्सीजन है। यहां पर कितना ऑक्सीजन, तो यहां पे आपका 20 ऑक्सीजन है। यहां पे कितना ऑक्सीजन, तो यहां पे 32 ऑक्सीजन है। कितना हो गया, 60 ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट में आपका 60 ऑक्सीजन है, राइट साइड क्या हो गया, तो यहां पे आपका टोटल 8 ऑक्सीजन, यहां पे कितना 20 ऑक्सीजन और यहां पे कितना 24 ऑक्सीजन। तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 52 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कितना घट रहा है, तो इधर आपका 60 है, इधर आपका 52 है, कितना घट रहा है, 8 ऑक्सीजन घट रहा है।
तो आपको क्या बताए थे कि जिधर जितना ऑक्सीजन डिफिशियंट है उतना H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो राइट साइड मेरा कितना डिफिशियंट है, 8 ऑक्सीजन एटम डिफिशियंट है, तो 8 H2O मॉलिक्यूल है सो ऐड कर देंगे। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा। आप लास्ट में एक बार क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब जैसे हाइड्रोजन को एक नजर आप देख लीजिए कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर में कहीं ना कहीं आप गलती कर दिए हैं। अब यहां पर देखिए तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 16 है यहाँ पे, और तो इधर कहीं हाइड्रोजन है नहीं, और यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 16, और तो कहीं हाइड्रोजन है नहीं, देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन है सो आपका बैलेंस हो गया। नीचे में कॉपी में एक नजर लिख लीजिएगा कि अपवर्ड एरो का मतलब क्या, रिडक्शन, और डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। चलिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा इक्वेशंस हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। आज आपको रूल बताना था और एक एग्जांपल आपको बता दिए। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।